प्रकृति की गतिविधि। मैं धरती हूँ। मैंने कई प्रकार के वन, जीव जंतु, नदियाँ, महासागर और मनुष्यों को लाखों वर्षों से अपनी गोद में शरण दी है। लेकिन मुझे दुख होता है जब मनुष्य जानते बूझते भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी कारण मुझे गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उदाहरण के लिए, मैं आपको गुजरात के भुज क्षेत्र के एक छोटे से गांव में ले जाऊंगी, जहां कई साल पहले मुझे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। आइए रूपल और राजल से मिलते हैं, जो इसी गांव में रहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है विभिन्न आपदाओं की रोकथाम और बचाव को समझना। राजल, क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया है? नहीं, मैं इस पर अभी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हमें इस गृह कार्य को खत्म करने के लिए हीरालाल चाचा जी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी हैं। आओ हम चलें। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कैसे आना हुआ बच्चों? दरअसल हमें एक निबंध लिखना है। इसका विषय हमारे संसाधनों जैसे भूमि, ईंधन और जंगलों आदि की रक्षा करना और इनके संरक्षण न करने से उनके परिणाम के बारे में लिखना है। यह बहुत ही दिलचस्प विषय है और भूमि और वनों की रक्षा करना इस समय की आवश्यकता है। आओ, यहाँ बैठो। क्या आप में से किसी ने भूमि, ईंधन और जंगलों की कमी के कारण समस्या का सामना किया? यदि हाँ, तो क्या आप उन समस्याओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भूमि, पानी, पौधों जैसे कई प्राकृतिक संसाधन हैं जो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भूकंप जैसी कई आपातकालीन स्थितियों की ओर ले जाता है। चाचा जी, भूकंप क्या होता है? इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने के कारण उत्पन्न होता है। इससे भूमि में कंपन होता है। अरे, ये तो डरावना लग रहा है। क्या इससे नुकसान होता है? हाँ, बिल्कुल। भूकंप से बहुत नुकसान होता है। तीव्रता के आधार पर भूकंप कम और अधिक परिमाण का हो सकता है। अधिक परिमाण के भूकंप गांवों और शहरों को नष्ट करते हैं और बहुत विनाश का कारण बनते हैं। चाचा जी, क्या आपने अपने जीवन में कभी भूकंप अनुभव किया है? हाँ, इस भुज क्षेत्र के हमारे अपने गांव ने लगभग 18 साल पहले बड़े पैमाने पर भूकंप का अनुभव किया था। इससे भयानक तबाही हुई थी। ओह! और भूकंप के कारण क्या है? कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कहीं न कहीं इन कारणों में मनुष्य की भी भागीदारी है। मनुष्य कैसे जिम्मेदार हैं? बहुत अच्छा सवाल है। खनन, बांध निर्माण और कुछ अन्य कारक भूकंप का कारण बन सकते हैं,
ये सभी मानव निर्मित कारण हैं। ये क्या है? क्या आप समझा सकते हैं? खनन यानी माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, चूना, पत्थर आदि संसाधनों की निकासी होती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी को चौड़ा और गहरा खोदा जाता है। इससे पृथ्वी में बहुत अधिक हलचल होती है। जब बांध बनाए जाते हैं तब भी पानी के अतिरिक्त दबाव के कारण भूकंप आ सकता है। चाचा जी, लेकिन क्या हम खनन और बांध निर्माण रोक सकते हैं? नहीं, हम इन्हें नहीं रोक सकते। हालांकि जब पृथ्वी में झटके महसूस होते हैं तो खनन और बांध निर्माण को अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए। यह काफी हद तक नुकसान को सीमित करेगा। पर ये कैसे संभव है? इन दिनों वैज्ञानिक उन्नत उपकरणों के जरिए भूकंप की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छा, फिर भूकंप के कारण काफी विनाश होता होगा। भूकंप की वजह से भूस्खलन, आग, सुनामी आदि की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण जान माल और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। भूस्खलन, सुनामी, ये क्या है? भूस्खलन से भूमि के बड़े हिस्से पहाड़ी से गिर जाते हैं। सुनामी पानी में आने वाला भूकंप है। ओह, इस नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं? सरकार लोगों को सलाह देती है कि वे ऐसे स्थानों पर घर ना बनाएं जहां भूकंप बहुत बार आते हैं। जैसे पहले बताया था, इन दिनों वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके बाद उन क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। भूकंप प्रतिरोधी घर बनाने के सुझाव भी हैं। भूकंप प्रतिरोधी घर? ये आम घरों की तुलना में क्या अलग होते हैं? ये भूकंप प्रतिरोधी घर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये भूकंप आने पर भी तबाह नहीं होते। आप में से किसी ने कभी भूकंप का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो आपने या आपके माँ-बाप ने क्या सावधानियां बरती? ओह, अब मुझे याद आया। मेरे पिताजी बता रहे थे कि हमारे गांव में भूकंप आने पर वे घर से बाहर भागे थे। हाँ बच्चों, हर किसी को अपने सामान के बारे में सोचे बिना बाहर खुले मैदान में भागने की जरूरत है। भूकंप में ना फंसना महत्वपूर्ण है। हमने भूकंप के बारे में चर्चा की। चाचा जी, पृथ्वी पर होने वाली अन्य आपदाएं क्या हैं? बाढ़ और चक्रवात भी आपदाएं हैं। ये बाढ़ और चक्रवात क्या है? बहुत भारी वर्षा बाढ़ और चक्रवात का कारण बनती है। इसके चलते घरों, गांवों और शहरों में पानी का आना, भूस्खलन की घटना और संपत्ति और जीवन का विनाश होता है। बाढ़ क्यों आती है? जब पेड़ गिर जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है, भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को रोक लेती हैं। यदि पेड़ नहीं है तो इस पानी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा।
तो बाढ़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, जल निकास बंद करना चाहिए। जो लोग झीलों, नदियों, समुद्रों जैसे जल निकायों के पास रहते हैं, उन्हें वहां अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या बाढ़ की चेतावनी भी दी जा सकती है? हाँ बच्चों, जब यह चेतावनी जारी की जाती है तो बाढ़ प्रवृत्त इलाकों, जहां बाढ़ की संभावना ज्यादा है, उनमें रहने वाले लोगों को उन स्थानों से अधिक सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जाता है। यह बहुत नुकसान से बचाता है। तो क्या इसका मतलब सभी प्रकार के नुकसानों को रोकने के लिए धरती माता की देखभाल करने की आवश्यकता है? हाँ, तुम सही कह रही हो। प्रकृति बहुत नाजुक है, इसके सामंजस्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। चाचा जी, इन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर भूकंप या बाढ़ आती है तो क्या होगा? कभी-कभी आपदाएं मानव नियंत्रण से परे होती हैं। जब या तो भूकंप आते हैं या बाढ़ आती है, तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 1. लोगों को भूकंप या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालें। 2. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ भोजन प्रदान करें ताकि बीमारियों का प्रसार ना हो। 3. मलबे के नीचे दबे कीड़ों और सांपों से सावधान रहना चाहिए। 4. बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मृत शरीर और मृत जानवरों को हटाया जाना चाहिए। 5. जल्द से जल्द चिकित्सा प्रदान करें। 6. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। 7. स्कूलों में बच्चों को भूकंप और बाढ़ के बारे में बताएं। बच्चों, उन प्रमुख स्थानों को सूचीबद्ध कीजिए जो आपदाओं के समय तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। चाचा जी, क्या पानी की कमी भी एक प्राकृतिक आपदा है? और हमारा गांव अभी इसका सामना कर रहा है ना? हाँ बच्चों, इसे सूखा कहते हैं। जब लंबे समय तक पानी की गंभीर कमी होती है तो सूखा पड़ता है। क्या इस आपदा के लिए भी मनुष्य जिम्मेदार हैं? कुछ मनुष्य निर्मित कारक हैं और कुछ हमारे नियंत्रण से परे हैं। सूखे का कारण जैसे वनों की कटाई आदि के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। पर वनों की कटाई सूखे का कारण कैसे बन सकती है? मुझे लगता है कि वनों की कटाई के कारण बारिश नहीं होती है और इसलिए सूखा होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सूखे से बचाव के लिए कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा कृषि पर असर पड़ता है और पशु और मनुष्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सूखे के वक्त लोग कुपोषण और निर्जलीकरण की समस्या से ग्रस्त होते हैं। इसका अर्थ है भोजन की कमी और पानी की कमी के कारण लोग पीड़ित होते हैं। ओहो, ये बहुत गंभीर स्थिति है। क्या वृक्षारोपण करने से सूखे को दूर किया जा सकता है? सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, हमें सूखे से बचाव के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। हमें पानी को एकत्रित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ओह, यह कैसे होगा चाचा जी? वर्षा जल संचयन एक ऐसी विधि है जहां वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। हमें पानी को रिसाइकल
यानी पुनर्चक्रण करने की जरूरत है। अच्छा, कई प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए गए पानी का पुनः उपयोग करना ही है ना रिसाइकलिंग? जैसे पौधों को पानी, मवेशियों की सफाई के लिए पहले से उपयोग किए गए पानी का उपयोग करना। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें पानी बचाने की जरूरत है। पानी बचाने के लिए बांधों और जलाशयों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सूखे के दौरान भूमि का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिए। सूखे के दौरान कम पानी की आवश्यकता वाले पौधों को लगाया जाना चाहिए। चाचा जी, बहुत सारी आपदाएं और उनके कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ राजल, तुम सही कह रही हो। इसे रोकने के लिए पर्यावरण की देखभाल करने की जरूरत है। चाचा जी, आपने हमें गृह कार्य खत्म करने के लिए बहुत जानकारी दी। अब हम जाएंगे। हमें अपना गृह कार्य भी पूरा करना होगा। बच्चों, हमने देखा कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा जैसी आपदाएं मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की आपदाओं और उनके कारण के बारे में सीखा। हमने इन आपदाओं को रोकने के तरीकों और इनसे बचने के तरीकों के बारे में भी जाना है। हमें इन आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आओ चलें मेरे नए गांव में। नमस्ते दोस्तों, मैं एक पक्षी हूँ। मेरा नाम चीची है। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए प्रवास करती हूँ। प्रवास का अर्थ है यात्रा पर जाना या दूसरे स्थान पर जाना। पर मैंने देखा है कि मनुष्य भी कई कारणों से प्रवास करते हैं। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारणों से स्थानांतरण से है। परंतु मैंने देखा है कि कई बार मनुष्य को विभिन्न कारणों से प्रवास करना पड़ता है, जैसे बेरोजगारी, कम निजी अवसर, प्राकृतिक असंतुलन, राजनैतिक प्रभाव और भय, भेदभाव, प्रदूषण, अनुचित पाठशाला। आइए ऐसे ही एक परिवार के घर चलते हैं जो अभी-अभी मेरे गांव में एक अन्य गांव से प्रवास करके आए हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम तारा है। तारा और मैं दोस्त बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि तारा और उसका परिवार प्रवास की वजह से किन कठिनाइयों से गुजर रहा है। इस वीडियो के उद्देश्य है क. प्रवास के कारणों को जानना। ख. प्रवास के परिणाम को समझना। ग. समझना कि प्रवास का मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है। तारा, कहाँ हो तुम? तारा शायद अपने पिताजी के साथ खेत गई है। अरे चीची, कैसी हो? नमस्ते मौसी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? क्या बताऊं चीची, इस गांव में मन ही नहीं लग रहा है। अपना पुराना गांव बहुत याद आता है। क्यों मौसी, क्या हुआ? हमारा पुराना गांव बिहार राज्य में था। हम वहाँ कई सालों से रहते थे। वहाँ बहुत हरियाली थी। हमारे सभी रिश्तेदार और मित्र भी वहीं रहते थे। तारा के पिताजी वहाँ खेत में काम करते थे और तारा वहाँ स्कूल में पढ़ती थी।
पर सरकार ने वहाँ नदी पर बांध बनाने का निश्चय किया। हमारा खेत नदी के पास ही था और जिन लोगों के खेत या व्यवसाय नदी के पास थे, उन्हें वहाँ से काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर प्रवास करना पड़ा। ये तो सही नहीं था। अरे देखिए, तारा आ गई। पर तारा इतनी उदास क्यों लग रही है? तारा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? चीची, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं किसके साथ खेलूं? क्यों तारा, स्कूल में दोस्त नहीं बने क्या? नहीं चीची, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं नई हूँ ना यहाँ, शायद इसीलिए। कोई बात नहीं तारा, कुछ दिनों में दोस्त बन जाएंगे। तुमने पिछली बार भी यही कहा था माँ, पर दिल्ली में भी मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मुझे तो बिहार ही वापस जाना है। वहाँ मेरे सभी दोस्त रहते हैं और दादी माँ भी तो वहाँ ही है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। दादी माँ, क्या तुम्हारी दादी माँ बिहार में ही है? वे तुम्हारे साथ नहीं आई? चीची, वो बहुत बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए हम उन्हें अपने साथ नहीं ला पाए। कई लोग जिन्होंने गांव से प्रवास किया, वे अपने छोटे बच्चों को और बूढ़े माँ बाप को वहीं छोड़ आए, क्योंकि नई जगह पर काम मिले इसकी उम्मीद कम ही होती है। ये तो अच्छी बात नहीं है। पर तारा, मौसी बता रही थी नदी पर बांध बनने वाला था, इसीलिए तुम लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हो। ये बांध क्या होता है? बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या इसीलिए तुमको अपना गांव छोड़ना पड़ा? तो क्या बांध उपयोगी नहीं है? नहीं चीची, बांध बहुत उपयोगी है। बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, बिजली बनाने तथा पुनः सृजन के लिए जल के भंडारण में होता है। बांधों से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इतने सारे उपयोग, तो फिर आपको वहाँ से क्यों आना पड़ा? क्योंकि बांध बनाने के लिए आसपास के गांव खाली करने पड़ते हैं। क्योंकि जब नदी में बाढ़ आती है या नदी का स्तर बढ़ जाता है तो आसपास के गांव बह सकते हैं। इसीलिए जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें कहीं और पलायन करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन बांध बनाने के लिए पूरा गांव क्यों खाली करवाना पड़ता है? क्योंकि बांध बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है और उसके आसपास आबादी वाले क्षेत्र नहीं होना चाहिए। वह देखो, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और उनके साथ और कोई भी है। अरे हाँ, यह तो रामू काका है, यहाँ के मुकद्दम। वे बहुत मददगार हैं। नमस्ते काका। नमस्ते चीची। तारा की माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये हैं रामू जी, ये हमारी मदद करेंगे। मैं इनसे कुछ पैसे उधार लूंगा और इनके खेत में काम करूंगा। नमस्ते रामू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारा के पिताजी को कुछ काम नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, आप लोगों का परिवार मेरे परिवार जैसा है। एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। आपको तो पता है रामू जी कि हम कितने महीनों से इस शहर से उस शहर भटक रहे हैं। पहले बिहार से दिल्ली गए, वहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। कुछ महीने वहाँ रहे, फिर यहाँ मेरठ चले आए। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इन्हें प्रवास के कारण। अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपने परिवार वालों को भी छोड़ना पड़ा, अपना खेत और अपना व्यवसाय छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ा। दोस्तों, क्या आप किसी को जानते हैं जिसने किसी कारणवश प्रवास किया हो? हाँ,
मैं समझ सकता हूँ और इसका सबसे बड़ा भुगतान यह बच्चे भरते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा पर असर पड़ता है। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तारा का स्कूल बहुत अच्छा था और उसके वहाँ बहुत सारे मित्र थे। हाँ माँ, मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है और वहाँ कितनी हरियाली और शांति थी। तारा बिटिया, चलो मैं तुमको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ, वह तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। चीची, जाओ तारा को बसंती के पास ले जाओ। जी रामू काका, चलो तारा। बसंती। अरे चीची, तुम कब आई? और ये कौन है तुम्हारे साथ? बसंती, यह तारा है। तारा और उसका परिवार कुछ दिन पहले दिल्ली से आए हैं, पर उससे पहले वे बिहार में रहते थे। वहाँ नदी पर बांध बन रहा था, इसीलिए इन सबको अपना गांव छोड़कर पहले दिल्ली फिर मेरठ आना पड़ा। अच्छा, अरे चीची, इन्होंने भी तुम्हारे जैसे प्रवास करा। तुम भी तो गर्मियों में ठंडी जगह पर चली जाती हो, क्योंकि यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। हाँ बसंती, पर मुझे इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तारा, आओ, अंदर आओ। तारा, बसंती भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती है। अच्छा? बसंती, तारा की कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम उससे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, अवश्य। तारा और बसंती गले लगती हैं और खेलने लगती हैं। कितनी खुश लग रही है तारा। अपने दोस्त छोड़कर आना कितना कठिन होता है ना दोस्तों। क्या आपको कभी अपने किसी दोस्त को छोड़ना पड़ा है? तुम कितनी अच्छी हो बसंती। जब मैं बिहार से दिल्ली गई थी तब मेरे कोई दोस्त नहीं बने। मैं बहुत दुखी थी। हाँ तारा, तुमने एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने की वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। पता है बसंती, मेरे गांव में बहुत हरियाली थी और मैं और मेरी सहेलियां माँ के साथ नदी पर जाकर गीत गाते थे, फल तोड़कर खाते थे। पर दिल्ली में तो बहुत शोर था। हाँ सच में, महानगरों में तो बहुत शोर है। बड़ी बड़ी इमारतें और कितने सारे वाहन और प्रदूषण है। वहाँ पेड़ भी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ की वायु भी शुद्ध ना होकर प्रदूषित है। पर गांव से बहुत लोग महानगरों में प्रवास करते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार के बेहतर अवसर हैं। हाँ चीची, वह गीता का परिवार भी तो मुंबई प्रवास कर गए, क्योंकि उसके पिताजी का यहाँ से तबादला हो गया। तबादले और प्रवास में अंतर होता है। तबादले में नौकरी सुरक्षित होती है और प्रवास में व्यवसाय ढूंढना पड़ता है। हाँ बसंती, लेकिन तबादले और प्रवास में अंतर है। गीता के पिताजी की मुंबई में नौकरी लग गई थी, इसीलिए वे वहाँ चले गए थे। पर तारा के परिवार को सब छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि वहाँ नदी पे बांध बन रहा था और उसकी वजह से बहुत सारे परिवारों को प्रवास करना पड़ा। ऐसे ही कई परिवारों को मौसम की वजह से प्रवास करना पड़ता है। जैसे बहुत ठंड के क्षेत्रों में सर्दियों में कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को वहाँ से कुछ महीनों के लिए सब छोड़कर पलायन करना पड़ता है। हाँ, कई लोगों को कम वर्षा के क्षेत्रों से भी प्रवास करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती और गर्मियों में सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण उनको कहीं और जाना पड़ता है। सच में उन सब लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, पर अगर तुम्हारे जैसे दोस्त मिल जाए तो कठिनाइयाँ कम लगने लगती है। धन्यवाद बसंती, अब मुझे चलना चाहिए। कल स्कूल में मिलते हैं तारा। हाँ बसंती। तारा और मैं बातें करते हुए उसके घर से लौट आए। माँ, कहाँ है आप? पता है, मैंने आज एक नई दोस्त बनाई।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो, लगता है इस बार शायद हम इस गांव में बस सकेंगे और हमें और किसी गांव या शहर में प्रवास नहीं करना पड़ेगा। आज पिताजी को काम भी मिल गया है और तुम्हें एक दोस्त। धन्यवाद चीची। कोई बात नहीं मौसी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। कल मिलते हैं तारा। देखा आपने दोस्तों, मनुष्य को प्रवास की वजह से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी आर्थिक तो कभी सामाजिक, और इसका परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा कि प्रवास से एक परिवार पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो अगर आपके गांव में ऐसा कोई परिवार है जो कहीं और से प्रवास करके आया हो, तो आप उनके मित्र जरूर बनना और उनकी मदद भी करना।